हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारी 9th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 33 है। इससे पहले हम अपनी 32 वर्कशीट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके और सोशल साइंस प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको सारी वर्कशीट मिल जाएंगी, आप उनको देख लें। जो हमारी वर्कशीट की डेट है वो 19 सितंबर है, डे सैटरडे है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वर्कशीट। देखो, यहाँ पर जो आज का टॉपिक लिया गया है वो क्या है, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। हमारी वर्कशीट नंबर 33 है। यहाँ 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है सोशल साइंस की, और सोशल साइंस से कौन सी बुक ली गई है, पॉलिटी की बुक ली गई है, जिसमें जो हमारा चैप्टर है वो 3rd चैप्टर है। और डेट हमारी हम पहले ही बात कर चुके हैं, 19 सितंबर है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपना नाम लिखना है या आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। लोकतंत्र शब्द का अर्थ मैंने आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी, क्योंकि इससे पहले हम 2 चैप्टर्स अपने पॉलिटी से कर चुके हैं। तो वहाँ पर बताया गया है हर बार जो लोकतंत्र है 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। तो इसमें क्या होता है, जनता के ऐसा तंत्र जिसमें जनता का शासन होता है। शासन कौन करते हैं, जनता ही करती है। उन प्रतिनिधियों को कौन चुनता है, जनता ही चुनती है। तो यहाँ पर सारा काम किसके द्वारा हो रहा है, जनता के द्वारा हो रहा है। हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ियों की खबर सुनते हैं। अक्सर हमने कई बार सुना है कि जब चुनाव होते हैं तो जो चुनाव होते हैं उनमें काफ़ी गड़बड़ियाँ होती हैं कि कोई भी पार्टी धोखे से अपने प्रति अधिक वोट दिखाकर और चुनाव जीत जाती है। इन गड़बड़ियों के बारे में हमने सुना है, जैसे फर्जी नाम से वोट डालना, कि कोई व्यक्ति फर्जी नाम से मतलब किसी और के नाम से वोट डाल देता है। कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, और जो ऐसी पार्टियां होती हैं जिनके पास काफ़ी धन होता है तो वो क्या करती हैं, बड़े पैमाने पर धन का खर्च करती हैं, लोगों को खरीद लेती हैं ताकि लोग उनके लिए वोट डालें। मतदान के लिए मतदाताओं को डराना या लोभ देना, और जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो वोट डालने वाले लोग हैं उनको डराया जाता है या फिर उनको लालच दिया जाता है, पैसे का या फिर किसी चीज़ का लालच देकर। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना, और जो शासक दल होता है वहाँ पर वो क्या करते हैं, जो सरकारी सुविधाएं होती हैं उनका और जो अधिकारी होते हैं उन सभी का वो दुरुपयोग करते हैं, गलत उपयोग करते हैं। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं, गड़बड़ियों की खबरें सुनते हैं, तो हमें बहुत दुख महसूस होता है, हमें बहुत गंदा फील होता है, बहुत गलत लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। परंतु यह ज़रूरी नहीं है कि गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी हों, लेकिन ज़रूरी यह भी नहीं है कि जो गड़बड़ियाँ वहाँ पर होती हैं वो इतनी बड़ी हों कि चुनाव का उद्देश्य ही ख़त्म हो जाए। कि जो चुनाव होते हैं उनका जो उद्देश्य होता है कि हम अच्छे प्रतिनिधियों को चुन सकें जो जनता की भलाई के लिए कार्य कर सकें, कि जो हमारा चुनाव करवाने का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। अब सोचने की बात यह है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे जीतकर सत्ता में आ सकती है। अब यदि हम इस बात की तरफ देखें कि कोई भी पार्टी है, क्या वो बिना जन समर्थन मतलब जनता के समर्थन के बिना चुनाव में सिर्फ जो चुनावी धांधलियाँ होती हैं, जो गड़बड़ियाँ होती हैं, क्या सिर्फ उन्हीं के सहारे वो जीत कर सत्ता में आ सकती है, चुनाव को जीत सकती है। आइए गौर करके देखें। तो हमें क्या करना है, इसे अच्छे से समझना है। चुनाव, स्वतंत्र चुनाव आयोग, जो चुनाव आयोग होता है वो कैसा होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। जो चुनाव आयोग है इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर बताया गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किसका निर्वाचन किया जाता है, चुनाव किया जाता है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, उनको इस काम पे लगाया जाता है। इसे न्यायालय के समान आज़ादी प्राप्त होती है। जैसे जो हमारे कोर्ट हैं उनमें क्या होती है, सभी को जैसे वो न्याय करते हैं उसी तरह की आज़ादी चुनाव आयोग के पास होती है। यानी इसके कार्य में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है, कि कोई भी बाहर का आदमी आके यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकता है, अपनी मनमानी नहीं करवा सकता है। इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने से चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया आती है। अब ये जो इसका काम है वो क्या करता है, जब से जो चुनाव की जो सूचना निकलती है कि चुनाव होंगे, उस सूचना के जारी होने से और लास्ट में जब चुनाव का जो परिणाम आता है कि कौन सी पार्टी जीती, तब तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है, तो उन कार्यों में कौन लगा रहता है, चुनाव आयोग लगा रहता है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू करवाता है।
आदर्श चुनाव संहिता मतलब एक अच्छी जो इसके चुनाव संहिता के नियम होते हैं उनको लागू किया जाता है, और यदि कोई इनका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को सजा भी दी जाती है। यदि कोई भी पार्टी है कि वो या कोई इंसान है जो इसका उल्लंघन करता है तो उसको क्या दी जाती है, सजा दी जाती है। ये सरकारी मशीनरियों का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है, और जो वोटों की गणना करने वाली मशीन होती है उसका गलत प्रयोग करने से भी वो इसको रोकता है। तो ये था स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्य। उसके बाद देखते हैं इससे आगे, चुनाव में लोगों की भागीदारी की, जो लोग होते हैं उनकी चुनाव में क्या भागीदारी होती है। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया। कि यहाँ पर क्या करते हैं हम, चुनाव में जो लोगों की भागीदारी देखी जाती है उसमें मतदान की योग्यता रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया। मतलब वहाँ पर जो टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से ये देख के कि 18 वर्ष से जो अधिक की उम्र के कितने लोग हैं और कितने लोगों ने वहाँ पर वोट डाली हैं, इन सभी को देखा जाता है। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। और ये जो हमारी चुनाव की प्रक्रिया है कि जिसमें हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, यदि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगा, कि किसी भी तरह की वहाँ पर धांधली या धोखेबाजी नहीं होगी, और यदि ऐसे ही रहा तो जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। मतलब वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, वोट ही नहीं डालेंगे। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। कि जैसे जैसे साल हमारे बीते हैं, जो चुनाव से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनमें जो लोगों की भागीदारी है वो क्या हुई है, बढ़ी है, और लोगों का चुनाव के प्रति जो विश्वास है वो काफ़ी बढ़ा है। उसके बाद चुनावी नतीजों को स्वीकारना, कि जो चुनाव के नतीजे आते हैं उनको स्वीकार करना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पैमाना यह भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टी शासक बनी रह सकती थी। जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं उसको ये भी माना जाता है कि यदि जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं होते, मतलब बिना किसी भेदभाव के नहीं होते हैं, तो जो ताकतवर पार्टी है वो हमेशा क्या करेगी, शासक बन जाएगी और लोगों पर अपना शासन करेगी। और यदि ऐसा ही रहेगा तो लोग क्या होंगे, उनका जो चुनाव है उनमें से विश्वास उठ जाएगा। परंतु कुछ एक अपवादों को छोड़कर अब अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जो अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं। उनको छोड़कर बाकी जो हारी हुई पार्टी है, जो चुनाव में हार जाती है, वो चुनाव के नतीजों को, जो चुनाव के नतीजे आते हैं, परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, उसको जनादेश मतलब लोगों का आदेश मानकर स्वीकार कर लेते हैं कि यही लोगों को मंजूर था। अब है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। तो यहाँ पर जो चुनौतियाँ बताई गई हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की, वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। अगर चुनावों में कोई ढंग का विकल्प न होना, जो अक्सर चुनाव होते हैं उसमें क्या होता है, जो ढंग का विकल्प होता है वो नहीं होता है। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी पार्टियों के पास धन की कमी नहीं होती है, लोगों की कमी नहीं होती है। तो उनके कंपैरिजन में यदि हम छोटे दलों को देखें या निर्दलियों को देखें जो बिना किसी के साथ के खड़े हो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो उन उम्मीदवारों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बड़ी पार्टियों की तुलना में। चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग करना, और इसमें क्या होता है कि जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो बहुत अधिक मात्रा में धन को यूज़ करती हैं ताकि वो लोगों को अपनी तरफ लुभा सकें, उनके वोटों को प्राप्त कर सकें। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना, और इसमें क्या होता है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं वो कि जिन्होंने कुछ अपराध भी किया है वो जेल में है और जेल से भी वो चुनावों को लड़ते हैं, तो ऐसे जो उम्मीदवार होते हैं उनको चुनावी मैदान में उतार देना। टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना, और जब टिकट दी जाती है तो वहाँ पर वो भाई भतीजावाद को देखते हैं कि जो उनके रिलेशंस में आता है उनको वो टिकट दे देते हैं। तो ये क्या थी कि ये उसकी चुनौतियाँ हैं, उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने। उसके बाद आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चंस है, स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं, हमें उनके कार्यों के बारे में पता लगाना है। स्वतंत्र चुनाव आयोग के अभी हमने पढ़े थे, अपनी समझ के अनुसार
चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय बताना, कि जो हमें क्या करना है कि जो चुनाव में जो गड़बड़ियाँ होती हैं उनको रोकने के अपने उपाय बताने हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, कि जब चुनाव होते हैं क्या लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? इन बातों को स्पष्ट करना है। आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ कौन सी हैं, कि जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो अभी हमने 5 चुनौतियाँ पढ़ी हैं वो सभी चुनौतियाँ इसमें हमें लिखनी है। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं? तो देखो, जो स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्य बताए गए हैं, चुनाव की सूचना जारी करने से चुनाव के नतीजे आने तक की सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। ये सारा काम कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग आदर्श चुनाव संहिता लागू करवाता है, कि वो क्या करता है? जो आदर्श चुनाव संहिता है उसको लागू करवाता है। चुनाव संहिता का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार व पार्टी को सजा भी दी जा सकती है, कि जो चुनाव संहिता का उल्लंघन करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, उस व्यक्ति को या उस पार्टी को फिर सजा भी दी जा सकती है। चुनाव आयोग सरकारी मशीनों का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है, और जो चुनाव आयोग है हमारा वो क्या करता है? जो सरकारी मशीनें हैं उनका गलत प्रयोग करने से भी उनको रोकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अपनी समझ के अनुसार चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय बताने हमें, कि जो गड़बड़ियाँ होती हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं। चुनाव आयोग में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। स्वैच्छिक मतदान के अपनी इच्छानुसार मतदान के स्थान पर अनिवार्य मतदान होना चाहिए, कि सबके लिए कंपलसरी है, सब वहाँ पर वोट डालने के लिए जाएंगे। कई बार क्या होती है, हमारी इच्छा होती है तो हम वोट डाल कर आते हैं, और इच्छा नहीं होती है तो हम वोट नहीं डाल कर आते हैं। तो ये क्या करना चाहिए? हमें कंपलसरी करना चाहिए। चुनाव प्रचार एवं आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना चाहिए, कि लोग जो चुनाव का प्रचार करते हैं कि हम आपके लिए क्या क्या काम करेंगे, उनका हमें क्या करना है? कड़ाई से, मतलब सख्ती से प्रयोग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और जो आदर्श चुनाव है, आचार संहिता है, उसका भी हमें सख्ती से पालन करना चाहिए, कि जो नियम बनाए गए हैं आचार संहिता के उनको हमें फॉलो करना चाहिए। चुनावी खर्चों का निर्धारण, कि हम चुनावों के ऊपर कितना खर्च कर सकते हैं उसको निर्धारित करना, उस पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना, और कैसे हम उसके ऊपर कंट्रोल करके रख सकते हैं, इन तरीकों के बारे में देखना। मतदाताओं के लिए भय मुक्त वातावरण, जिससे वह बिना किसी समस्या के मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें, और जो वोट डालने वाले लोग होते हैं उनके सामने डर का माहौल नहीं होना चाहिए, जिससे वो बिना किसी समस्या के अपने वोट के डालने के अधिकार का प्रयोग करके मतदान का प्रयोग कर सकें। जेल से जो चुनाव लड़े जाते हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो लोग होते हैं जेल से चुनाव लड़ते हैं, इस पर हमें रोक लगानी चाहिए। इस पर क्या होनी चाहिए? रोक होनी चाहिए। रिश्वत देकर, शराब पिलाकर या ज़बरदस्ती मत डलवाने के विरुद्ध नियंत्रण कमेटी होनी चाहिए, कि हम क्या करते हैं? रिश्वत देकर, घूस देकर, शराब पिलाकर लोगों को, या फिर ज़बरदस्ती क्या होता है, उनको डरा धमका कर उनसे वोट डलवाई जाती है। इसके विरुद्ध हमें क्या करना चाहिए? नियंत्रण कमेटी बनानी चाहिए, कि जो इन चीज़ों पर कंट्रोल कर सके। जो ऐसा करने वालों को सज़ा देने का प्रावधान होना चाहिए, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको सज़ा दी जा सके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्या लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, कि जो चुनाव होते हैं उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो स्पष्ट कीजिए कैसे। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया से लगाया जा सकता है, कि जो टोटल जो लोग हैं जो 18+ हैं उनमें से कितने लोगों ने, कितने तो वोट डालने के योग्य हैं और कितने लोगों ने वोट डाला, इससे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। जो चुनाव होते हैं वो कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ताकि ज़्यादातर लोग मतदान में भाग लें और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। कि इसमें क्या होगा कि जो मैक्सिमम लोग होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपने जो अधिकार हैं उनका वो प्रयोग कर सकेंगे। यदि लोगों की भागीदारी मतदान में नहीं होगी तो मतदान का कोई अर्थ नहीं रहेगा, और यदि लोग चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, वोट ही नहीं डालेंगे, तो क्या होगा, जो वोट का जो मतलब है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मतदान का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। मतदान को वास्तव में जनता के लिए बनाया गया है, कि जो वोट डालने का जो हमारा अधिकार है वो मेनली किसके लिए बनाया गया है? जनता के लिए बनाया गया है, ताकि वो अपने वोट का प्रयोग करके और किसी अच्छे व्यक्ति को जो उनके भविष्य के लिए अच्छे कार्य कर सके उसको वो चुन सके, ताकि वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सही उम्मीदवार को चुन सके।
लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग करके, जो वोट डालने का उनका अधिकार है उसका प्रयोग करके एक सही उम्मीदवार को चुन सकते हैं। यदि चुनाव में जनता ही भागीदार नहीं होगी, यदि चुनाव में जनता पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो जो चुनाव है वो अर्थहीन हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपके अनुसार स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ कौन सी हैं? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ, बिना किसी गड़बड़ियों के संपन्न कराना, कि जो चुनाव होते हैं उन्हें बिना किसी गड़बड़ी के ही पूरा कराना। आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करने से रोकना, कि जो आदर्श चुनाव संहिता है उसका उल्लंघन कहीं पर भी ना हो। यदि कोई उल्लंघन करता है तो हमें क्या करना है, उसको रोकना है। चुनाव में धन तथा बाहुबल के प्रभुत्व पर अंकुश लगाना, चुनाव में जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो धन का प्रयोग करती हैं या फिर बाहुबल मतलब लोगों को डरा कर या धमका कर अपने जो प्रभुत्व मतलब जो अपनी पार्टी है उसके प्रति वोट डलवाते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर हमें क्या करना है, अंकुश लगाना है, उनको बंद कराना है। चुनाव खर्च की तय सीमा के नियम को तोड़ने से रोकना, और चुनाव पर हम कितना खर्च कर सकते हैं इसमें एक सीमा होनी चाहिए, और यदि कोई सीमा के नियमों को तोड़ता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की समस्या को होने से रोकना, और जहाँ पर वोट डाले जाते हैं ऐसे सेंटर्स पर हमें क्या करना है, जो वहाँ पर समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को होने से रोकना, कि वहाँ किसी प्रकार की भी कोई समस्या ना आए। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, आप मिस ना कर सकें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको इसका बेनिफिट मिले, वो भी अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें। और आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, और यदि कोई डाउट होता है वर्कशीट में आपको तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।